हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और यह इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में क्या है। हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स इन इंडिया। फिर हम देखेंगे राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर। उसके बाद हम पढ़ेंगे शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर हम पढ़ेंगे वाई प्राइमरी सेक्टर इज स्टिल द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, यानी कि अभी भी क्यों सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि और हम एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे नरेगा 2005 के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, यानी कि इसके बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम देखेंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किस तरीके से वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। उसके बाद हम ओनरशिप के आधार पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर की क्यों ज़रूरत है, द नीड ऑफ द पब्लिक सेक्टर। और लास्ट में हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो आज के लेक्चर पे बेस्ड होंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे देश की जो जीडीपी है, जीडीपी के बारे में दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस पार्ट को पहले देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। ईयर हो सकता है कि कई बुक में अलग हो, किसी बुक में यहाँ पे ये तो सेम होगा सभी बुक्स में, 1973-74 दिया होगा। लेकिन यहाँ पे जो है कई बुक्स में 2003-4 का दिया होगा। अगर आपके पास पुराना बुक हो, अगर नया बुक होगा तो 2013-14 का दिया होगा, या हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा अपडेट हो आपका बुक। तो खैर हमको ये समझना है कि जब हम कंपेयर करते हैं तीनों सेक्टर्स को, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को जीडीपी में, तो हम क्या देखते हैं, क्या स्टडी करने के बाद हमको समझ में आता है। तो आइए देखते हैं। ये 1973-74 में इंडिया की जीडीपी के बारे में दिया हुआ है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का क्या रोल था, यानी कि उनका इन जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन था, कितने करोड़ जो है कौन से सेक्टर से हमें मिलता था। और ये 2013-14 का दिया हुआ है दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे जब आप दोनों ग्राफ देखेंगे 1973-74 का और 2013-14 का, तो इन 40 ईयर्स का जो डिफरेंस है इन दोनों ग्राफ के बीच में, इसमें आप देखेंगे कि एक जंपिंग आया है जीडीपी के अंदर। जीडीपी जो है एक बहुत ही कम से बढ़ते हुए जो है बहुत ज़्यादा अब हो चुकी है। तो इन 40 ईयर्स में एक ग्रोथ हुआ है हमारे कंट्री के अंदर। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर भी ग्रोथ हुआ है। जैसे ये प्राइमरी सेक्टर जो आप ब्लू कलर नीचे देख रहे हैं, ये प्राइमरी सेक्टर को डिनोट कर रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर भी इंक्रीज हुआ है। सेकेंडरी सेक्टर जो रेड कलर से शो कर रहा है वो भी इंक्रीज हुआ है। टर्सरी सेक्टर जो कि ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये भी इंक्रीज हुआ है। यानी कि तीनों सेक्टर में ग्रोथ हुआ है। लेकिन ये ग्राफ देखिए, एक चीज़ हमें समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है वो किस में हुआ है, वो हुआ है टर्सरी सेक्टर में, यानी कि जो तृतीय क्षेत्र है, यानी कि जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो इसका क्या रीज़न है कि ग्रोथ सब में हुआ है लेकिन टर्सरी सेक्टर में जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो हम पढ़ेंगे राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं क्यों ऐसा हुआ, क्यों टर्सरी सेक्टर का रोल जो है जीडीपी में बढ़ता गया। तो कुछ इसके रीजंस है दोस्तों। जो पहला रीज़न है वो है नीड ऑफ द बेसिक सर्विसेज। जो मूलभूत सुविधाएं हमें चाहिए, जो मूलभूत सेवाएं चाहिए, उसकी ज़रूरत हर किसी को होती है और अभी है, फ्यूचर में भी होती रहेगी। तो ये जो बेसिक जो सर्विसेज हैं ये दोस्तों टर्सरी सेक्टर में आती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सभी दोस्तों बेसिक सर्विसेज हैं। बेसिक सर्विसेज का मतलब भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये वो सर्विसेज होती हैं जो हमको डेली लाइफ में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो ये बेसिक सर्विसेज हैं और ये जो भी सर्विसेज हैं ये सभी के सभी जो है टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। एक डेवलपिंग कंट्री में दोस्तों, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो एक डेवलपिंग कंट्री में गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये बेसिक सर्विसेज जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड कराने का काम करें। तो जैसे आप देखते होंगे कि हॉस्पिटल्स, हमारे पास बहुत सारे पब्लिक हॉस्पिटल हैं, यानी कि बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि
जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो जो बेसिक सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराने का काम एक डेवलपिंग कंट्री में बेसिकली होता है गवर्नमेंट का। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, या प्राइवेट कंपनीज़ की संख्या जो है बहुत कम होती है, इसलिए ऐसा होता है कि ये जो बेसिक सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। तो ये हो गया दोस्तों पहला, नीड ऑफ द बेसिक सर्विसेज, जो कि टर्सरी सेक्टर के इंक्रीज होने में, उसके प्रोडक्शन में उसका इंपॉर्टेंस बढ़ने में जो है एक रोल प्ले करता है। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। दोस्तों मैंने उस समय दिखाया ग्राफ में आपको कि तीनों सेक्टर में इंक्रीज हुआ है, मतलब तीनों सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता गया है। प्राइमरी सेक्टर भी इंक्रीज हुआ है, सेकेंडरी भी हुआ है और टर्सरी भी इंक्रीज हुआ है। तो जब भी जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जब इंक्रीज करेगा तो साथ ही साथ जो है टर्सरी सेक्टर यानी कि जो सर्विस सेक्टर है उसका भी डिमांड बढ़ता है। डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं, मान लीजिए कि खेती जो है बढ़ती जा रही है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता जा रहा है, तो जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा जो दोस्तों, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा अनाज को हमको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, व्यापार भी बढ़ेगा, क्योंकि जब ज़्यादा अनाज होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, तो जब ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो व्यापार भी बढ़ेगा। जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हमको ज़्यादा स्टोर करने के लिए कैपेसिटी भी चाहिए, यानी कि जो अनाज होगा, मान लीजिए ज़्यादा अगर अनाज हम ग्रो कर रहे हैं, ज़्यादा हम जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो उसको हमको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो स्टोरेज का, ट्रेड का, ट्रांसपोर्टेशन का, और ये तीनों क्या चीज़ें हैं? तीनों जो है टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर का, इंडस्ट्री सेक्टर का जब डेवलपमेंट होता है तो साथ ही साथ टर्सरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न क्या है? तीसरा है डिमांडिंग ऑफ मोर सर्विसेज। दोस्तों ध्यान देखिए, जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है, तो जब हमारी आय बढ़ती है तो लोग जो है जैसे इनकम बढ़ती है उसी तरीके से नए नए डिमांड भी करने लगते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक गरीब परिवार है जिसके पास बस इतना पैसा आता है कैसे भी अपना वो पेट भर ले, तो वो बाहर होटल में जाकर के खाना खाने के बारे में नहीं सोचता है। वह सोचता है कैसे भी रोटी की व्यवस्था हो जाए, कैसे भी थोड़ा सा चावल मिल जाए, सब्जी मिल जाए, जिससे हम अपना पेट भर सकें। तो बस वो उतने की ज़रूरत महसूस करता है। लेकिन अगर उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाए, एक्सेस पैसे आ जाए कि वो पैसे को सेव करके रख सकता है, यानी कि उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए, उसके बाद भी पैसे बच रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में वो कभी ऐसा हो सकता है कि वो सोचे कि आज हम खाना खुद नहीं बनाएंगे, हम बाहर जाके होटल में खाएंगे। तो दोस्तों जैसे जैसे इनकम लेवल राइज होता है वैसे वैसे लोग जो है नए नए सर्विसेज डिमांड करते हैं, जैसे कि बाहर होटल में जाकर के खाना खाना, कहीं टूरिज़्म को चॉइस करना, यानी कि टूर पे जाना, कहीं घूमने जाना। तो जो व्यक्ति, इमेजिन कीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए भी अगर पैसा नहीं है तो वो टूर पे जाने की कैसे सोच सकता है? ठीक है, वो कहीं यात्रा करने की नहीं सोचेगा, वो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में और खाना खाने के बारे में सोचेगा। लेकिन इनकम लेवल राइज होगा तो वो टूर पे जाने की भी सोचेगा। शॉपिंग करना भी जो है माना जाता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे, माना नहीं जाता ये बल्कि है कि जब ज़्यादा पैसे होंगे तभी हम शॉपिंग करने के बारे में सोचते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराना, देखेंगे कि जो जनरली अमीर लोग जो होते हैं, जो जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, वही प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा जाते हैं, नहीं तो जो गरीब परिवार है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का यूज करता है। वैसे ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करना, क्योंकि हमारे कंट्री में जो है जैसा माना जाता है जो है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनसे ज़्यादा बेहतर सुविधाएं जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स देते हैं। जैसे हो सकता है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपके क्लासरूम में एसी ना हो, लेकिन बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पे, प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे आपको क्लासेस में एसी की सुविधा मिले, एयर कंडीशंस की सुविधा मिले। तो जब लोगों के पास पैसा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा जब पैसा होता है तो लोग इन सुविधाओं की तरफ जो है जाने लगते हैं, नए नए सर्विसेज की डिमांड करते हैं। वैसे ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जैसे कि मान लीजिए जिम में जाना, ठीक है, या कोई ट्रेनर रखना, अपना फिजिकल पर्सनल ट्रेनर रखना, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये जब इनकम लेवल राइज होता है लोगों का तब ये सर्विसेज डिमांड की जाती हैं। तो जो भी, अगर ये मान लीजिए हम टूरिज्म कर रहे हैं, हम बाहर जाके खाना खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? हम जो है एक तरीके से अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इस तरीके से सर्विस सेक्टर क्या करता है, वो इंक्रीज होता जाता है दोस्तों। तो ये भी एक रीज़न है कि सर्विस सेक्टर के ग्रूम करने का, यानी कि जो टर्सरी सेक्टर है उसके इंपॉर्टेंस बढ़ने का ये भी एक कारण है। और ज़्यादातर ये जो चेंजेस मैंने आपको बताया जो इनकम लेवल राइज होने के बाद होती हैं, ये ज़्यादातर चेंजेस जो है आप देखेंगे बिग सिटीज़ में, बड़े शहरों में ये दिखाई देती हैं दोस्तों। अगला रीज़न क्या है? अगला है न्यू सर्विसेज। दोस्तों समय के साथ बहुत सारे नए नए सर्विसेज जो है टर्सरी सेक्टर के अंदर जुड़ते गए हैं। जैसे सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ, यही सिर्फ सर्विस सेक्टर नहीं है।
समय के साथ कुछ नए सर्विसेज जनरेट हुए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखें तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन ये इम्प्रूव हुआ है वैसे वैसे नए सर्विसेज आए हैं। एग्जांपल के लिए आप ले लीजिए कॉल सेंटर। 20 साल 30 साल पहले जो है 20-30 ईयर्स एगो ऐसा कुछ नहीं था, कॉल सेंटर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे कंट्री के अंदर। जब मोबाइल इंडस्ट्री आया, ठीक है, जब टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, कम्युनिकेशन बढ़ता गया, तो हमको ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे पास एक ऐसा कॉल सेंटर होना चाहिए जिसके पास हम अपनी समस्याएं सुना सकें। तो ये एक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जैसे जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, वैसे वैसे नई सर्विसेज जो है उसके आधार पे जनरेट हो रही है। वैसे ही जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके गांव में कोई व्यक्ति है जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। तो मोबाइल रिपेयरिंग का काम उसने कब शुरू किया? जब नई टेक्नोलॉजी आई, जब मोबाइल आया। मोबाइल आने से पहले तो मोबाइल नहीं बनाता था ना। तो क्या है कि जब नई चीज़ें टेक्नोलॉजी आती हैं तो नई सर्विसेज भी जो है वो जन्म लेती हैं दोस्तों। तो इस तरीके से सर्विस सेक्टर क्या होती है, वो इम्प्रूव होती है। तो ये हो गया। अब देखते हैं कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का, उसका जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे दो ग्राफ दिया हुआ है, ये दोनों ग्राफ मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है। तो आप देखिए यहाँ पे अगेन द सेम ईयर 1973 का डेटा, 2013-14, यहाँ पे भी 1972-73 और यहाँ पे 2011-12 का डेटा, यानी कि दोनों में जो है करीब 40 ईयर्स का जो है डिफरेंस करके ये डेटा दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए, पहले हम देखते हैं जीडीपी का कि डिफरेंट सेक्टर्स का जो है जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है। जीडीपी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, उसको फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ कि अगर आपको जीडीपी नहीं पता है तो पहले आप जीडीपी के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो 1973-74 में देखिए, ये जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, ये प्राइमरी सेक्टर है। तो जीडीपी में 40% के आसपास यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको कि 1973 के में 40% जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर से था, यानी प्राइमरी सेक्टर से था। करीब 10% जो है वो सेकेंडरी से था और करीब करीब जो है 50% वो था टर्सरी सेक्टर से। लेकिन अगर हम 40 साल बाद का, 40 ईयर्स के बाद का डेटा देखें, 2013-14 का डेटा, तो इसमें आप देख रहे हैं कि करीब 15% जो है वो प्राइमरी सेक्टर से है। यानी कि जो 40 साल पहले, 40 ईयर्स पहले जो कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का 40% था हमारे जीडीपी में, वो घट करके कितना हो गया? करीब 15% हो गया। वैसे ही जो टर्सरी सेक्टर था जो करीब 50% था, वो बढ़ करके कितना हो गया? वो करीब हो गया 65%। तो क्या हो गया? ये एक चेंजेस आ रहे हैं। जो जीडीपी में जो डिफरेंट सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो चेंज हुआ है। प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो गया है, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है और टर्सरी सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। तो ये हो गया दोस्तों जीडीपी की बात। आपको फैक्ट नहीं याद रखना है, आपको ये नहीं याद रखना है कितना परसेंट है, वो मैं अभी आगे वाले स्लाइड में आपको ईजिली उसको याद करने के लिए बताऊँगा। अभी फिलहाल बस आप ये समझिए कि कौन से सेक्टर का जीडीपी बढ़ रहा है, कौन से सेक्टर से जीडीपी घट रहा है। तो किस सेक्टर से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन घटा? प्राइमरी का, और बढ़ा किसका? सेकेंडरी और टर्सरी का। अब देखते हैं एम्प्लॉयमेंट में क्या कंडीशन है। एम्प्लॉयमेंट में देखिए, सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट 1972-73 के डेटा के हिसाब से सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राइमरी सेक्टर में था। यानी अप्रॉक्सीमेटली 74-75% लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में थे, यानी कि एग्रीकल्चर कर रहे होंगे, माइनिंग कर रहे होंगे, फिशिंग कर रहे होंगे, ठीक है। 11% लोग जो है सेकेंडरी सेक्टर में थे और 15% जो है वो टर्सरी सेक्टर में थे। अब 40 ईयर्स के बाद का जब हम डेटा देखते हैं तो क्या हमको समझ में आता है कि तीनों में से सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को हटा दिया जाए तो सेकेंडरी और टर्सरी दोनों सेक्टर में जो है एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज बढ़ा है। यानी कि जैसे टर्सरी सेक्टर में पहले 15% थे, अब वो बढ़ के कितने हो गए? 27%। सेकेंडरी सेक्टर में 11% थे, वो बढ़ के कितने हो गए? 24% हो गए। और प्राइमरी सेक्टर में 74% से घट करके 49, यानी लगभग 50%, यानी कह सकते हैं 75 से घट के 50% हो गया। अब एक चीज़ आप समझिए कि जब हम जीडीपी में हम देख रहे थे, जब जीडीपी में हम कंट्रीब्यूशन देख रहे थे, तो हमको ये चीज़ समझ में आया कि जो जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, सीधे 40 से 15% आ गया है। लेकिन जब हम एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में हमको समझ में आता है कम तो हुआ है परसेंटेज, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और प्राइमरी सेक्टर में कम हुआ है। लेकिन ये उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है जितना हमको लग रहा है कि जीडीपी के हिसाब से हो जाना चाहिए था। अभी भी 50% के अराउंड लोग जो है वो एग्रीकल्चर में इंगेज हैं, यानी हम कह सकते हैं प्राइमरी सेक्टर में इंगेज हैं। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? ये हमको जानने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है कि इतने साल बाद भी अभी भी हमारे देश की सबसे ज़्यादा आबादी जो है, ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर में ही इंगेज है। अब मैं आपको एक डेटा शो करता हूँ जिससे आप इजीली इसको याद रख सकते हैं कि किस सेक्टर का कितने % जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है और कितना जो है एम्प्लॉयमेंट में। तो ये राउंड फिगर में मैंने किया हुआ है, आप इसको एग्जाम में यूज कर सकते हैं दोस्तों, ये गलत नहीं माना जाएगा। जैसे इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये मैंने राउंड फिगर में किया है इसलिए इसको याद करना आसान है। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 15% है,
सेकेंडरी सेक्टर का 25% और टर्सरी का 60%। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में देखें तो 15% जीडीपी में है प्राइमरी सेक्टर का, इसको 3 गुना यानी इसका 3 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट 45%। सेकेंडरी सेक्टर का 2 टाइम्स 25 जितना है सेकेंडरी का उतना ही एम्प्लॉयमेंट में भी है। सेकेंडरी का जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट में भी 25% है। टर्सरी सेक्टर का देखेंगे तो जीडीपी में 60% है, लेकिन इसका जो एम्प्लॉयमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है वो ओनली 30% है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, आप इसको अपने हिसाब से याद रखिए 15%, 25, 60%। यहाँ पे क्या है कि जैसे इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये हो गया बीच का जो एरिया है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, ये 25 है, ठीक है। ये हो गया 25, ठीक है। और ऊपर कितना हो गया 15 × 4, 15 और 45 यानी × 3, और सबसे नीचे जो टर्सरी सेक्टर है वो 60% और 30%। तो इसको आप अपने हिसाब से याद रखिएगा और इसको आप डेटा को यूज कर सकते हैं। और ब्रैकेट में जब भी आप एग्जाम में ये डेटा यूज़ कीजिएगा तो उसको लिख दीजिएगा अप्रॉक्सीमेटली, तो सही मान लिया जाएगा उसको दोस्तों। आगे देखते हैं। अब हम समझेंगे कि अभी ऐसा क्यों है कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग अभी भी एम्प्लॉयर हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो ये है कि सेकेंडरी सेक्टर में और टर्सरी सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट नहीं हुई है। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट हुई होती तो प्राइमरी सेक्टर्स को छोड़ करके और लोग सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में गए होते हैं। क्या हुआ है कि जैसे सेकेंडरी सेक्टर को हम देखिए, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो पिछले 40 साल में 40 ईयर्स में, यानी कि हम डेटा हम ले रहे हैं 1973 का डेटा और 2013 का डेटा, तो इन 40 ईयर्स के बीच में जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है, जो कारखाने से जो चीज़ें बन रही हैं वो 9 टाइम्स बढ़ गई हैं, यानी कि 9 गुने ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा है। अगर पहले एक सामान बनता था 40 साल पहले, तो अब वही सामान 9 मतलब गुड्स बन रहे हैं। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ा है, यानी पहले अगर एक व्यक्ति काम करता था तो अब 3 व्यक्ति काम कर रहा है। यानी प्रोडक्शन तो बढ़ा, प्रोडक्शन 9 टाइम्स बढ़ गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा, सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ा। वैसे ही अगर आप सर्विस सेक्टर को देखें तो सर्विस सेक्टर में भी प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, 14 टाइम्स बढ़ गया। यानी कि पहले जितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था टर्सरी सेक्टर का, वो पहले से 14 टाइम्स बढ़ गया है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कितना बढ़ा, सिर्फ 5 टाइम्स। यानी क्या हुआ, इसका मतलब यही है कि हमने सेकेंडरी सेक्टर में यानी कि इंडस्ट्रीज़ में और सर्विस सेक्टर में यानी टर्सरी सेक्टर में हमने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया है। और यही कारण है कि लोग अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में यानी कि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग अभी भी इंगेज हैं। तो अब आगे देखते हैं। अब इससे एक प्रॉब्लम होता है दोस्तों, जब ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इंगेज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके पास काम है, इसका कुछ और भी कारण है। इसका एक बहुत ही बेसिक सा एक प्रॉब्लम इससे क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है ये देखते हैं। व्हेन देयर आर मोर पीपल इंगेज देन द नीड, यानी कि जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग किसी काम में इंगेज हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस में ऐसा होता है, जैसे एग्जांपल के लिए इसी को ले लेते हैं। ये यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एग्रीकल्चरल फील्ड है जिसमें 5 लोग काम कर रहे हैं। अब इस 5 में से अगर कुछ लोग, मान लीजिए कि इन दोनों लोगों को काम से बाहर कर दिया जाए, ठीक है, तो जितना ये 5 लोग मिल करके काम कर रहे थे, जितना प्रोडक्शन कर रहे थे, इन दोनों को बाहर कर देने के बाद ये 3 लोग भी मिल करके उतना ही प्रोडक्शन करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को बाहर कर देने से भी जो है प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ा। यानी कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये 2 लोग जो है उतना काम नहीं कर रहे हैं जितना ये काम कर सकते थे। तो ये जो, अब देखिए, अगर हम बाहर से देखें तो हमको ऐसा लगता है कि 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 के पास एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ये ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जो छिपा हुआ है। हमको ये अनएम्प्लॉयमेंट है, एक छिपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा है और वो दिख रहा है कि उसके पास कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है कि कोई काम नहीं, यहाँ पे तो लग रहा है कि 5 काम कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इसमें से 2 लोग जो है अगर निकाल दे तभी प्रोडक्शन क्या हो गया, कोई असर नहीं पड़ा। तो ये एक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। एक ऐसी बेरोजगारी जो हमको दिखाई नहीं देती है। एक और चीज़ है दोस्तों कि इसमें अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो सब लोग अपने कैपेसिटी से कम काम कर रहे होंगे। ये बात शायद आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहें कि जो है कहीं पे मान लीजिए कि 100 ईंट रखा हुआ है, 100 ब्रिक्स, और उन 100 ब्रिक्स को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाना है और 10 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि 2 लोग भी मिल करके वो पूरा काम कर देते, और 10 लोग मिल रहे हैं तब भी 10 के 10 काम कर रहे हैं, सभी 10 लोग काम कर रहे हैं, सभी 10 पीपल काम कर रहे हैं, तब भी जो है वो
काम हो जा रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जितना ज़्यादा काम कर सकता था उतना काम नहीं कर रहा है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है। जब कोई व्यक्ति अपने कैपेसिटी से कम काम करता है दोस्तों, तो इसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो जहाँ पे 3 लोगों का काम है वहाँ पे 5 लोग अगर काम करेंगे तो सभी अपनी कैपेसिटी से कम काम करेंगे। तो ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है दोस्तों। एक चीज़ मैं अभी आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, अगर आप बड़े क्लासेस में जब जाएंगे, अगर मान लीजिए फ्यूचर में अगर हायर एजुकेशन में अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट दोनों जो है अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो उसको अभी डिस्कस नहीं करना है मुझे, क्योंकि ये आपके लेवल के लिए सिर्फ इतना ही ज़रूरी है कि आप डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट समझिए क्या होता है और इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट भी क्यों कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं। अब सवाल है कि ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि हमने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं किया, नहीं तो इसमें से हो सकता है कि 3 लोग या 2 लोग निकल करके इंडस्ट्री में या किसी दूसरे जगह पे काम कर रहे होते। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हम क्या करें कि ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगे। तो इसके कई सारे तरीके हैं दोस्तों। जो पहला तरीका है वो है कि हम लोन प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट यानी बैंक्स जो है वो लोन प्रोवाइड करें। किस लिए? एक कारण एक हो सकता है कि हम कुआं बनाने के लिए, वेल बनाने के लिए, वेल कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोन प्रोवाइड करें। इससे क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि गांव में एक किसान परिवार है, ठीक है। आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है एक फार्मर का जिसका नाम है लक्ष्मी, एक लेडी है, तो उसी का एग्जांपल दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि कोई एक किसान है और वो किसान एक साल जो मतलब जब भी प्रोडक्शन करता है, तो क्या होता है जनरली आप देखेंगे कि जो गांव के किसान होते हैं वो जो है बारिश के पानी पे पूरी तरीके से निर्भर होते हैं, मानसून के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो उनके पास ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास पानी का कोई और साधन नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए बैंक उन किसान को जो है, उस किसान परिवार को अगर लोन दे दे, अगर वो लोग एक कुआं बना लेते हैं, एक वेल कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि जिस मौसम में बारिश नहीं हो रहा है उस मौसम में भी जो है कुएं से पानी निकाल करके खेती कर सकते हैं। यानी जो किसान परिवार पहले एक बार सिर्फ खेती करता था, सिर्फ बरसात के मौसम में यानी कि मानसून के समय में खेती करता था, अब वो चाहे तो साल में 2 या 3 बार खेती कर सकता है। और इससे क्या होगा कि ज़्यादा लोग जो है उसमें इंगेज हो सकते हैं और ज़्यादा लोग उसमें काम कर सकते हैं, और इस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि पहले मान लीजिए एक फसल उगाने पे 2 लोग काम करते थे, अब हो सकता है कि 2 लोग एक फसल में काम कर लें, बाकी 2 लोग जो दूसरे फसल के समय काम कर लें, तो 4 लोगों को काम मिल गया वहाँ पे। तो ये हो सकता है दोस्तों। दूसरा क्या है? दूसरा हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है डैम्स कैनाल्स बनाए, यानी बांध बनाए, नहर बनाए। इससे क्या होगा कि कुआं जो है, जो वेल है, ये जो वेल है, कुआं है, ये तो सिर्फ एक परिवार के लिए है, लेकिन अगर हम डैम बना दें तो उससे पूरे गांव को या पूरे एक बहुत बड़े एरिया को उससे फ़ायदा होगा, और उस बड़े एरिया में जो है लोग ज़्यादा समय तक खेती कर सकते हैं और एक साल में कई फसल उगा सकते हैं दोस्तों। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप। इससे क्या होगा? इससे ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा। कैसे होगा इसको समझते हैं। क्या होता है दोस्तों कि जब हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जैसे मान लीजिए कि वेल हो गया, कैनाल, डैम बना दिए, ये सब चीज़ें जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, क्योंकि 2 बार 3 बार फसल होगी। तो जब ज़्यादा फसल हम उगाएंगे, ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे, तो उसको शहर में ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ लोगों को इंगेज करना पड़ेगा कि आप जो प्रोडक्शन हुआ है उसको गाँव से कारखाने तक लेकर के जाइए, शहर तक लेकर के जाइए। कुछ लोगों को इंगेज कर सकते हैं स्टोरेज में, यानी कि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप स्टोर करके रखिए। तो इस तरीके से क्या होगा, कुछ लोगों को काम मिलेगा जो ट्रांसपोर्टेशन में और स्टोरेज के काम में इंगेज हो जाएंगे दोस्तों। अगला काम क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चरल क्रेडिट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिर्फ कुआं बना दिया हमने, डैम बना दिया, स्टोरेज की सुविधा कर दी, लेकिन किसान के पास पैसे ही नहीं है कि वो ज़्यादा फसल उगा सके। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है? गवर्नमेंट जो है किसानों को लोन दे, क्रेडिट दे। कैसा क्रेडिट? एग्रीकल्चरल क्रेडिट। किस लिए ये एग्रीकल्चर क्रेडिट उसको मिलेगा? कोई सीड खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, कोई एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट खरीदने के लिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट अगर क्रेडिट देगी तो इससे क्या होगा, किसान जो है ज़्यादा खेती कर सकता है। अगर गवर्नमेंट उसको क्रेडिट नहीं देगी, अगर कोई गवर्नमेंट या बैंक उसको अगर उधार नहीं देंगे, तो वो क्या करेगा? वो जो है किसी साहूकार से, जो मनी लेंडर है, जो गाँव के अंदर काम रहता है, उससे वो कर्ज लेगा किसान, और उससे कर्ज लेगा तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिससे कि जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है, ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है वो पे ना कर पाए। तो इसलिए गवर्नमेंट को वहाँ पे इंटरप्ट करना चाहिए, और गवर्नमेंट को या बैंक को कि वो उसको जो है लोन प्रोवाइड कराए। अगला क्या काम हो सकता है? अगला है कि उस एरिया के हिसाब से हम इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। कहाँ पे? स्पेशली सेमी रूरल एरियाज़ में, जो कि न रूरल एरिया है और न ही अर्बन एरिया है, तो उसको हम बोलते हैं सेमी रूरल एरियाज़। तो ऐसे एरियाज़ में दोस्तों गवर्नमेंट जो है
वो इंडस्ट्रीज़ जो है इस्टेब्लिश कर सकती है। तो वहाँ पे इंडस्ट्री किस तरीके की इंडस्ट्री, यहाँ पे इंडस्ट्री हो सकता है जैसे मान लीजिए कि किसान जो है मान लीजिए दाल उगा रहे हैं, पल्सेस, ठीक है, तो पल्स मिल वहाँ पे जो है बना सकता है, यानी कि दाल मिल हम वहाँ पे बना सकते हैं। दाल मिल बनाने से क्या होगा कि किसान जो है आसानी से अपने दाल को वहाँ पे जमा कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है, और उसे अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो वो भी उससे बनाया जा सकता है। तो ये तरीके हैं दोस्तों। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा वेजिटेबल और एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोसेस करने वाली इंडस्ट्री हम बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि किसी गांव में बहुत आलू की खेती हो रही है, तो गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ पे चिप्स की फैक्ट्री लगा सकती है, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि हम किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो जब आप चिप्स की फैक्ट्री लगाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। इसके अलावा कुछ अलग सेक्टर्स भी हैं जहाँ पे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में दोस्तों अभी भी जो है बहुत सारे टीचर्स की कमी है। तो अगर हम इंडिया में देखें तो एक डेटा के हिसाब से करीब 20 लाख जॉब क्रिएट किया सकते हैं। अगर हम मान लीजिए लोगों को ट्रेनिंग दे, एक एजुकेशन दे प्रॉपर, और चाहे तो हम उनको एजुकेशन सेक्टर में आने के लिए प्रमोट कर सकते हैं। तो सिर्फ टीचर्स की हमें 20 लाख और टीचर्स की ज़रूरत है दोस्तों हमारे कंट्री के अंदर। तो इससे क्या होगा, जब 20 लाख नए टीचर्स आएंगे तो हमारा एजुकेशन सेक्टर भी जो है वो इम्प्रूव होगा। तो ये भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है जो हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ सिचुएशन हमारे कंट्री में बहुत अच्छी नहीं है, तो इसको भी इम्प्रूव करने के लिए हम डॉक्टर्स, नर्सेज और बाकी हेल्थ वर्कर्स को जो है हम जॉब पे ला सकते हैं, लोगों को ट्रेन करके, और इन जॉब में जो है उनको ला सकते हैं, जॉब एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा टूरिज़्म दोस्तों, यानी कि लोग जो एक जगह से दूसरे जगह घूमने जाते हैं, तो इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं। क्या इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं आपने देखा होगा किसी खास एरिया में लोग लकड़ी की नक्काशी करके कोई चीज़ बना रहे हैं, या लोहे का कोई औजार बना रहे हैं, या कुछ भी इस तरीके से कोई क्राफ्ट कर रहे हैं, या कॉटन के कुछ स्पेशल तरीके के कपड़े बना रहे हैं, जूट के, सिल्क के। तो ये जो लोकल जो क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बुनकर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, या जो भी कारीगर काम कर रहे हैं, तो उनकी जो इंडस्ट्री है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। इससे उनको क्या होगा, उनको बेनिफिट मिलेगा, उनके सामान दूर दूर बिकेंगे, और साथ ही साथ जो है नए लोग जो है उस काम में जुड़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगा। तो ये तरीके हैं दोस्तों जिससे हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब एक ये जो मैंने अभी तक आपको बताया, इसमें क्या है दोस्तों, ये सभी लॉन्ग टर्म है। ऐसा नहीं है कि अचानक से हम एक दिन के अंदर या एक महीने के अंदर या एक साल के अंदर 20 लाख नए जॉब टीचर बना देंगे, या बहुत सारी इंडस्ट्री लगा देंगे, या डॉक्टर नर्स हम एक साल के अंदर तैयार कर देंगे। तो ये सब चीज़ें तो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, ये इसको कंप्लीट करने में बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, कुछ ऐसी स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे बहुत कम समय में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें। तो ऐसा ही एक स्टेप लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में। क्या किया गया था दोस्तों, 2005 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। क्या था ये, अब इसको आइए पढ़ते हैं। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको शॉर्ट में हम दोस्तों नरेगा बोलते हैं, NREGA। नरेगा क्या था, ये सितंबर 2005 में जो है गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया एक एक्ट था जिसने राइट टू वर्क को एश्योर किया, यानी कि लोगों के काम के अधिकार को जो है वो सुनिश्चित किया गया इस एक्ट के द्वारा। इसको जो है सबसे पहले दोस्तों इस एक्ट को लागू किया गया 200 इंडिया के 200 डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे पहले लॉन्च किया गया। कब, 2 फरवरी 2006 को। और बाद में इसको 130 डिस्ट्रिक्ट्स और भी जो नए 130 डिस्ट्रिक्ट थे उसमें इम्प्लीमेंट किया गया। और फाइनली दोस्तों 1 अप्रैल 2008 को जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में उसके हर रूरल एरियाज़ में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि नरेगा को इम्प्लीमेंट कर दिया गया दोस्तों। देखिए, नेशनल रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में इसको हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट गारंटी यानी कि हर किसी को काम मिले, इस बात की गारंटी देता है ये एक्ट। अब किस तरह काम मिलेगा ये हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इस एक्ट का में एक प्रोविज़न है कि हर व्यक्ति को जिसको काम की ज़रूरत है, और इसमें बेसिकली आप देखेंगे कि अनस्किल्ड काम, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसको कुछ भी नहीं आता है, वो सिर्फ काम करने के लिए तैयार है, वो कह रहा है कि मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर कोई स्किल नहीं है, यानी कि वो ना कारपेंटर का काम कर सकता है, ना वो ब्लैक स्मिथ का काम कर सकता है, यानी ना लुहार का काम कर सकता है, ना बढ़ई का काम कर सकता है, ना वो घर बना सकता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं है, तो हम उसको क्या काम दें? तो उसको हम सिर्फ एक ऐसा काम देते हैं जो अनस्किल्ड काम होता है, जिसमें सिर्फ मेहनत करने का काम होता है। तो ऐसा काम हम उसको प्रोवाइड कराते हैं, और 1 साल में हम उसको कम से कम 100 दिन रोजगार मिले, इस चीज़ को हम एश्योर करते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो काम करना चाहता है और सरकार से कहता है कि मुझे काम चाहिए, उसने इसके लिए एप्लीकेशन दिया अपने गांव में, ठीक है, लेकिन सरकार के पास कोई काम ही नहीं है, सरकार उसको कोई काम नहीं दे पा रही है। तो अगर किसी व्यक्ति ने
ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि नरेगा के तहत काम मांगा और 15 दिन के अंदर उसको अगर काम नहीं मिला तो 16th डे से यानी कि 16वें दिन से उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेंगे, यानी उसको बैठे बैठे पैसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो काम करना चाहता था, उसने गवर्नमेंट से काम भी मांगा लेकिन गवर्नमेंट उसको काम प्रोवाइड नहीं करा पाई, तो इसमें उसकी क्या गलती है? वो तो काम मांग ही रहा था, तो गवर्नमेंट उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी, यानी कि बेरोजगारी भत्ता जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, तो उसको गवर्नमेंट बेरोजगारी भत्ता देगी, पैसे देगी उसको। इसके अलावा नरेगा में एक और प्रोविज़न है। क्या प्रोविज़न है कि इसमें 1/3 जो काम है, 1/3 जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो वीमेंस के लिए रिजर्व होगा, यानी कि अगर मान लीजिए 300 लोगों को काम मिल रहा है तो उसमें से 100 कम से कम महिलाएं होनी चाहिए। अगला एक और प्रोविज़न है इसमें दोस्तों, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति काम मांग रहा है, मान लो कि एमपी में रहता हूँ और मैं एमपी में अपने गवर्नमेंट से कहता हूँ कि मुझे काम चाहिए, गवर्नमेंट कहती है ठीक है तुमको कल से काम मिल जाएगा, तुमको जाना है कर्नाटका या केरला जाना है, तो इतना दूर कोई व्यक्ति कैसे जाके काम कर सकता है ना? तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। या मान लो कह दिया कि 100 किलोमीटर दूर जाके काम करना है, तो डेली 100 किलोमीटर आना जाना, इसमें तो बहुत नुकसान होगा ना उसका, तो मेहनत लगेगी, उसको पैसे लगेंगे। तो इसलिए इसमें प्रोविज़न है कि जो भी व्यक्ति काम मांगता है उसको अपने घर से 5 किलोमीटर के दूरी के अंदर इसको काम दिया जाएगा। अब ये इम्प्लीमेंट कौन करता है? नरेगा के अंदर दोस्तों, इसको मनरेगा भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 2009 में इसका नाम चेंज करके इसके आगे महात्मा गांधी जोड़ा गया, तो इसका अब जो पूरा नाम है वो है महात्मा गांधी, ठीक है, MG जोड़ दिया गया इसके आगे, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको मनरेगा भी बोलते हैं। तो जो नरेगा है इसको जो है इम्प्लीमेंट करने का काम दिया गया ग्राम पंचायत को, यानी ग्राम पंचायत डायरेक्टली आप ग्राम पंचायत से काम मांगते हैं और ग्राम पंचायत आपको काम देता है और उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। इसमें यानी कोई बिचौलिया नहीं है, कोई बीच में मीडिएटर नहीं है जिससे आप कहेंगे कि मुझे काम दिला दो तो वो जाके आपको काम दिलाएगा, नहीं, आप सीधे ग्राम पंचायत से कहिए और ग्राम पंचायत आपको काम पर बुलाएगा। तो ये इसका एक प्रोविज़न है। अब इसमें हम करते क्या है? मैंने आपको बताया कि इसमें अनस्किल्ड लेबर का काम होता है एक तरीके से। तो इसमें करते क्या है? इसमें हम कुछ ड्यूरेबल एसेट्स को बनाते हैं। गवर्नमेंट जो है, जो मनरेगा है, उसके तहत कुछ ड्यूरेबल एसेट्स तैयार करती है, जैसे कि रोड बनाने का काम है, कैनाल बनाने का यानी कि नहर बनाने का काम, तालाब खोदने का काम है, कुएं खोदने का काम है। तो ये सब जो काम है, ये काम जो है नरेगा के तहत जो है लोगों से कराए जाते हैं, जो कि लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें 2 तरीके की सर्विसेज होती हैं। जो भी लोग काम कर रहे हैं वो या तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में रह के काम कर रहे हैं या तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। अब दोनों में अंतर क्या है समझते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर हम किसको कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है, यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है। तो अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ, अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ। रजिस्टर्ड होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे देखे होंगे ना कि जैसे आप किसी दुकान में जाते होंगे तो उसमें दुकान के अंदर आपको दिखता होगा एक लाइसेंस या कुछ ऐसे पेपर्स दिखते होंगे जो टंगे होते होंगे, ठीक है, यानी उसका दुकान रजिस्टर्ड है। वैसे ही जो भी हम काम करते हैं, जो भी सेक्टर्स हैं काम करने के, वो भी रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो ऑर्गेनाइज्ड है, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ऑर्गेनाइज्ड नहीं कहलाएगा। वैसे ही जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रेगुलर होता है, यानी कि आप डेली जाते हैं काम करते हैं, ठीक है, लेकिन अनऑर्गेनाइज में वो रेगुलर नहीं होता है, यानी कि आपको हमेशा काम मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो होते हैं उसमें बहुत सारे लॉ इंप्लीमेंट होते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेज यानी कि न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए ये कानून, लेबर लॉ, ये सभी कानून जो है यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कोई कानून फॉलो नहीं किया जाता है। वैसे ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको हर महीने एक सैलरी मिलती है, यानी आप काम करते हैं तो 1 महीना कंप्लीट होने के बाद जो है आपको एक सैलरी मिलती है जो पहले फिक्स कर दी जाती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको कोई मंथली सैलरी नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको डेली वेजेस मिलता है, ठीक है। आप जाते हैं काम करते हैं और काम के बदले आपको पैसे मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में टीचर हैं, तो आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं क्योंकि आपको मंथली सैलरी मिल रही है, आपका स्कूल गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया होगा, वहाँ पे बहुत सारे लॉ इम्प्लीमेंट होते होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप जो है किसी कोई मान लीजिए आप लेबर का काम कर रहे हैं, किसी का घर बना रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कि घर बनाने से पहले जो है उसका रजिस्ट्रेशन कराएगा या मतलब जो है आपके काम को रजिस्टर्ड करेगा गवर्नमेंट के द्वारा, नहीं, वो आप जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं और हर दिन काम करने के बाद शाम को जब आप जाने लगते हैं तो वहाँ पे वो जो घर बनवाने वाला जो व्यक्ति है वो उसके बदले में आपको मजदूरी देता है, वो आपको मंथली सैलरी नहीं दे रहा है, यानी मंथली सैलरी पे आप वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पे डेली बेस पे काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे जाते हैं मजदूरी करते हैं और उसके बदले में आपको शाम को पैसे मिल जाते हैं, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ। लेकिन जो जॉब कर रहा है, जो कहीं पढ़ा रहा है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ। वैसे ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में दोस्तों, ऑर्गेनाइज सेक्टर में
जो जॉब है वो सिक्योर होता है, यानी कि जॉब की सिक्योरिटी होती है, यानी कि आपका जॉब बहुत आसानी से ख़त्म नहीं होता है और आप लंबे समय तक वहाँ पे काम करते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको कहता है कि घर बनाना है और वो मजदूर को बुला करके घर बनवाता है और अगले दिन कह देता है कि नहीं अब मैं नहीं बनवा रहा हूँ, काम बंद हो गया। ठीक है, तो ये हो सकता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वर्किंग आवर जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स होता है, यानी कि ये पता होता है कि कितने घंटे काम करने हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दोस्तों ऐसा नहीं होता है, वर्किंग आवर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है किसी दिन 1 घंटे पहले छोड़ दिया जाए, हो सकता है किसी दिन 1 घंटे 2 घंटे ज़्यादा काम करना पड़ जाए। वैसे ही अगर आप मान लीजिए ओवर टाइम करते हैं, ठीक है, ओवर टाइम का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, आप टीचर हैं या कोई ऐसे जॉब में हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, अगर आपका जॉब फिक्स है कि आपका जॉब इतने घंटे का है, अगर आपसे जो है ज़्यादा घंटे काम कराए जा रहे हैं, मान लीजिए कि संडे के दिन आपको काम नहीं करना है, संडे के दिन ही बुला करके 10 घंटे काम करने पड़ गए, या मान लीजिए कि कुछ अलग ड्यूटी लग जाती है, तो उसके बदले में आपको ओवर टाइम करने का पैसा मिलता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता है कि ओवर टाइम करना है। ठीक है, अगला जो डिफरेंस है वो है कि कोई भी अगर कानून जो है गवर्नमेंट बनाती है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कोई कानून फॉलो नहीं किया जाता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको पेड लीव मिलता है, यानी कि अगर आप छुट्टी पे जाते हैं तो उसके बदले में भी आपको जो है पैसे मिलते हैं, यानी हमेशा नहीं होता है लेकिन कुछ फिक्स होता है कि इतने दिन अगर आप छुट्टी लेंगे तो आपको इसके मतलब आपको सैलरी मिलेगी और छुट्टी भी मिलेगी, कुछ दिन फिक्स कर दिए जाते हैं। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडे, मान ली संडे आ गया, कोई वेकेशन आ गया, तो उस दौरान भी आपको सैलरी मिलेगी, आपको पेंशन वगैरह मिलता है, ग्रेजुएटी मिलती है। ठीक है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं होता है। वैसे ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में मेडिकल बेनिफिट्स मिलती हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होती है, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती है। अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, कई बार हम देखते हैं कि इनका जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कैसा एक्सप्लॉयटेशन होता है? अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का। सबसे पहले हम देखते हैं रूरल एरियाज़ में क्या होता है। रूरल एरियाज़ में कौन लोग अनऑर्गेनाइज में आते हैं? रूरल एरियाज़ में जैसे लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर हैं, यानी कि ऐसे किसान ऐसे लोग जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है और दूसरे की ज़मीन पे जो है वो मजदूरी कर रहे हैं, तो ये लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। वैसे ही स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी कि जिनके पास बहुत ही छोटी ज़मीन है। शेयर क्रॉपर्स, जो हिस्सेदारी में खेती कर रहे हैं। आर्टिसंस, यानी कुछ कारीगर जैसे कि बुनकर हैं। ब्लैक स्मिथ, यानी कि लुहार। कारपेंटर्स, यानी कि बढ़ई। गोल्ड स्मिथ, यानी सुनार। तो ये लोग दोस्तों अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ये रूरल एरियाज़ के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं। ठीक है, और जो रूरल एरियाज़ में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं उसमें से 80% लोग जो है वो फार्मर्स हैं, जो कि मार्जिनल हैं या तो स्मॉल हैं, यानी कि बहुत छोटे जो है किसान हैं। अब इनके लिए क्या ज़रूरत है, हम कैसे इनकी एक्सप्लॉयटेशन को रोक सकते हैं? ज़रूरी है कि हम इनको जो है, जैसे जो किसान हैं उनको हम समय समय पे सीड्स प्रोवाइड करें, यानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस बात को एश्योर करे कि जब भी खेती का मौसम आए, फसल उगाने का मौसम आए, तो इनको बीज मिल जाए, सीड्स मिल जाए। एग्रीकल्चर इनपुट्स मिल जाएँ, यानी कि जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर है, हार्वेस्टिंग मशीन है, उसकी सुविधाएँ इनको मिल जाए। क्रेडिट मिल जाए, यानी कि बैंक उनको लोन दे दे कोई चीज़ें खरीदने के लिए। स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाए, मार्केट उनको मिल जाए कि जहाँ पे वो अपने प्रोडक्शन को ले जाके फाइनली बेच सकें। तो ये सब जब हम सुविधाएं उनको हम प्रोवाइड कराएंगे तो इनका जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। अर्बन एरियाज़ में कौन से लोग आते हैं अनऑर्गेनाइज में? अर्बन एरियाज में से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को हम बोलते हैं, जैसे कि कोई फर्नीचर बनाने की किसी कंपनी में काम कर रहा है, या इस तरह के जो छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे काम कर रहा है। कैजुअल वर्कर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, कहीं बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे मजदूर काम करने वाले हैं। कुछ लोग ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहे हैं, जैसे कि कहीं ट्रक को चलाना, बस चलाना, ये सब जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्रीट वेंडर हैं जो ठेले पे सामान लेकर के घूम घूम के बेचते रहते हैं, या हेड लोड वर्कर्स हैं जो सामान अपना सर पे रख के वो जो है घूमते हैं या बेचते हैं या पहुंचाते हैं। वैसे ही गारमेंट मेकर्स हैं जो कपड़े बनाने वाले लोग हैं। रैग पिकर्स हैं जो कचरा बीनने वाले लोग हैं। तो ये सब लोग जो है जनरली हम अर्बन एरियाज़ में देखते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट चाहे तो जो है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल करा सकती है, मार्केटिंग अवेलेबल कर। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप देखते होंगे कुछ लोग जैसे पत्तल बनाते हैं, ठीक है ना, जो प्लेट्स होते हैं पत्ते के बनते हैं, लीफ के, तो उनको रॉ मटेरियल चाहिए। उनका रॉ मटेरियल क्या है, उनका कच्चा सामान क्या है, पत्ता है। तो गवर्नमेंट चाहे तो उनको पत्ता उनके पास पहुंच जाए, इसको एश्योर कर सकती है। अगर जो वो पत्तल बना ले रहे हैं, यानी कि जब वो प्लेट्स बना ले रहे हैं पत्ते का, तो उसको जो है मार्केट में पहुंचवाने का काम, उसको बिकवाने का काम, मतलब वो बिक जाए कम समय में और अच्छे मूल्य पे, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट चाहे तो एश्योर कर सकती है।
कैजुअल वर्कर्स जो हैं, यानी कि जिनको हमेशा काम नहीं मिलता है, रूरल एरियाज़ के हो चाहे अर्बन एरियाज़ के हों, इनकी भी सुरक्षा करना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट्स की। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा एक चीज़ और हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, यानी एससी कैटेगरी के लोग हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स लोग हैं, और कुछ बैकवर्ड्स कम्युनिटीज़ लोग हैं। ये ज़्यादातर इस कम्युनिटीज़ के लोग जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको दिखाई देंगे। इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? इनके साथ एक तो प्रॉब्लम होती है कि इरेगुलर काम मिलते हैं। ऐसा यानी कि डेली काम मिल जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, किसी दिन काम मिलेगा, कभी काम नहीं मिलेगा। इसके अलावा जब काम मिलता है तो उसमें जो है लो पेड जॉब होता है, यानी कि पैसे बहुत कम मिलते हैं। और एक और जो प्रॉब्लम होता है वो होता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन का, यानी कि समाज में उनको जो है भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि एक तो हम इनको एश्योर करें कि समय पे काम मिल जाए, ठीक है, इनके काम की अच्छी मूल्य मिले, यानी अच्छी उसकी तनख्वाह मिले, पैसे मिले, ठीक है। और दूसरा जो है यानी इकोनॉमिक तो हो ही गया, अगर हम उनको डेली काम दे रहे हैं और उनको अच्छे पैसे दे रहे हैं तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो गया। दूसरा जो है हम एश्योर करें कि उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े, यानी कि समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना फेस करना पड़े। तो ये चीज़ें जो है हम करके और एक्सप्लॉयटेशन जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों का रोक सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा ओनरशिप के आधार पे, यानी कि स्वामित्व के आधार पे, यानी कौन मालिक है जहां हम काम कर रहे हैं, उसके आधार पे हम सेक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होता है? कोई भी सेक्टर यानी कोई भी फील्ड जहां पे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है वो कहलाएगा पब्लिक सेक्टर। अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं हो रहा है, किसी व्यक्ति के द्वारा या कुछ लोगों के समूह के द्वारा अगर कंट्रोल किया जा रहा है, उसको हम बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर होता है दोस्तों, उसका मेन एम जो होता है, जो मुख्य लक्ष्य होता है, वो होता है पब्लिक वेलफेयर, यानी लोगों की भलाई करना। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन एम होता है प्रॉफिट गेन करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका ध्यान कहाँ होता है? उसका ध्यान होता है जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ है, फूड सिक्योरिटी है, तो इन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराना। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? प्राइवेट सेक्टर तो बेसिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराता है, जैसे कि एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल्स आप देखते होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे प्राइवेट व्हीकल्स देखते होंगे। इसके अलावा साथ ही साथ वो कुछ कंज्यूमर गुड्स भी बनाते हैं, जैसे बिस्किट बनाना, नमकीन बनाना, दरवाजे बनाना, ये सब जो सामान है, कुर्सी मेज बेचना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी बनाने का काम जो है प्राइवेट सेक्टर करता है। एग्जाम्पल कैसे हम देखें? एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, IIT, एम्स, ठीक है, इंडियन रेलवे, एयर इंडिया, पोस्ट ऑफिस, ये सब क्या है? पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल। ये सभी जो है गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर स्कूल के मामले में जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत शहरों में दिखाई देता है, या रिलायंस है, इंडिगो है, DTDC एक जैसे कुरियर सर्विस है, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। ये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं होती है, बल्कि इसको प्राइवेट कंट्रोल किया जाता है, कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा। अब सवाल है कि पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत हमें क्यों है? क्यों हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर जो है वो हो? इससे कई कारण है दोस्तों। जो पहला रीज़न है वो ये है कि बहुत सारे ऐसी सर्विसेज हैं, सुविधाएं हैं जो प्रोवाइड कराने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और ये इतने पैसे की ज़रूरत पड़ती है कि जो कि प्राइवेट सेक्टर्स के कैपेसिटी से बाहर की चीज़ होती है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल के लिए देख ले, रोड बनवाना पूरे देश के लिए किसी प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, लगभग नामुमकिन काम है। ब्रिजेस तैयार करना, रेलवे को रन करना, हार्बर बनाना यानी पोर्ट्स बनाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, डैम बनाना, ये सब ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और प्राइवेट सेक्टर के पास जनरली इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कि वो इतनी सारी सुविधाएं जो है सभी के लिए प्रोवाइड करा सके। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर को यहाँ पे इंगेज होना पड़ता है, यानी गवर्नमेंट को यहाँ पे आना पड़ता है, गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें जो है प्रोवाइड करानी पड़ती हैं। दूसरी चीज़ क्या है? अगर मान लीजिए कि पब्लिक सेक्टर के बदले प्राइवेट सेक्टर ने इन सब चीज़ों को प्रोवाइड भी करा दिया, जैसे मान लीजिए अगर प्राइवेट सेक्टर रेलवे चलाना शुरू कर दे अगर अच्छे तरीके से, ठीक है, तो हर किसी से वो पैसे कलेक्ट कर पाए। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो हर किसी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना और पैसे कलेक्ट करना ये एक आसान काम नहीं है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करेंगे हम, वो है हाई चार्ज। जैसे ट्रेन है, रेलवे है, तो रेलवे गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, तो बहुत ही कम पैसे में हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत बड़ी दूरी जो है कम पैसे में तय कर ले रहे हैं। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर अगर इसमें आएगा, तो मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर का मेन एम क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर का मेन एम होता है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जनरेट करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना। तो वहाँ पे वो पैसे कमाने के लिए कोशिश करेगा, और इस तरीके से क्या होगा कि जो ट्रेन का जो फेयर है, जो ट्रेन का जो किराया है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा, हाई रेट हो जाएगा। इसीलिए जो है दोस्तों, ये सब जो सुविधाएं हैं वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी चाहिए, और हर लोगों को जो है, हर व्यक्ति को सुविधाएं मिल जाएं, और कम पैसे में कम मतलब चार्ज पे वो सुविधाएं मिल जानी चाहिए। इस तरीके से ज़रूरी है। इसके अलावा
बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको प्रोवाइड कराए। कौन सी चीज़ें हैं? जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, हर किसी के लिए घर देना, ठीक है, और फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। ये सब जो है गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट ये जो बेसिक चीज़ें हैं, खाना यानी भोजन, कपड़ा और मकान जैसी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें लोगों के पास पहुंच जाएं, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसीलिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़रूर पैसे खर्च करने चाहिए। उसके अलावा जो पुअरेस्ट पीपल है, जो बहुत ही गरीब है, अत्यंत गरीब है, जिसके पास बिल्कुल कहे तो पैसे नहीं हैं, ऐसे लोगों को और ऐसे रीजन में रहने वाले, ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो कि बहुत गरीब क्षेत्र में रह रहे हैं, जहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों का और ऐसे रीजन्स में, ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का ध्यान रखना ये गवर्नमेंट का काम है। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर्स अगर इंगेज होंगे सिर्फ, तो प्राइवेट सेक्टर तो ये नहीं दिखेंगे कि गरीब हैं कि आप अमीर हैं, वो पैसे का डिमांड करेंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सुविधाएं ले सकते हैं, पैसे नहीं है तो सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए पब्लिक सेक्टर को इंगेज होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो दोस्तों ये इतना ही था इस चैप्टर में। दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के लेक्चर पे। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। प्रेजेंटली इन विच सेक्टर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन इंडिया? किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं? ये आप उम्मीद है कि आपको याद होगा। विच सेक्टर हैज़ गेंड प्रोमिनेंस ओवर द लास्ट 30 ईयर्स? पिछले 30 साल में किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा मतलब जो है इंक्रीमेंट हुआ, मतलब प्रोडक्शन किस में सबसे ज़्यादा बढ़ा है? थ्रू विच एक्ट राइट टू वर्क इज इम्प्लीमेंटेड? राइट टू वर्क किस एक्ट के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया? 2005 का एक्ट था दोस्तों, नाम याद होगा आपको उम्मीद है। सजेस्ट अ वे टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अभी मैंने डिस्कस किया है किस तरीके से रूरल एरियाज़ में आप ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट डज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइज इन रूरल एरियाज़? यानी कि रूरल एरियाज़ में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन से लोग आते हैं? प्राइवेट सेक्टर का एक एग्जाम्पल दीजिए। क्लासीफाई द इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। हाउ डज पब्लिक सेक्टर हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री? एक कंट्री के डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर किस तरीके से हेल्प करता है? हु हैज़ द ओनरशिप ऑफ एसेट्स इन पब्लिक सेक्टर? यानी पब्लिक सेक्टर में जो चीज़ें हैं उसका मालिक कौन है? कुछ 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो दोनों क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है लगभग हर साल पूछे जाते हैं, और बस ये हो सकता है कि नाम चेंज हो जाए। यहाँ पे रोहन लिखा है तो किसी साल हो सकता है सोहन आ जाए और रीमा की जगह पे सीमा आ जाए। तो रोहन वर्क्स इन अ बैंक एज अ क्लर्क वाइल सुमित वर्क्स ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट एज अ लेबरर। डिस्क्राइब डिफरेंस इन देयर कंडीशन ऑफ वर्क एंड जस्ट द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक ऑफ वर्किंग इन द रिस्पेक्टिव सेक्टर्स। यानी कि रोहन जो है वो बैंक में काम कर रहा है क्लर्क के रूप में, और सुमित जो है वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है लेबर के रूप में। तो दोनों के काम में क्या अंतर है और कौन कहाँ पे जो है ज़्यादा फायदे है और कहाँ पे ज़्यादा नुकसान है, उसको आपको बताना है। वैसे ही पूछा गया है, रीमा वर्क्स एट अ शिफ्ट टेक्नीशियन इन द मेहता टेक्सटाइल लिमिटेड वेयर एज शिरीन वर्क्स एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन कास्टवी फैशन शोरूम। आइडेंटिफाई द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। कौन कौन से सेक्टर में दोनों काम कर रहे हैं और उनका क्या काम है किस सेक्टर में, और वो किस इकोनॉमी के किस सेक्टर में वो ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ डज पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? शो हाउ टर्शरी सेक्टर हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। एक्सप्लेन एनी 5 डिफरेंसेज बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हाउ कैन मोर एम्प्लॉयमेंट बी क्रिएटेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर? तो ये सब क्वेश्चन हैं। हाउ कैन द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बी इरेडिकेटेड इन इंडिया? यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है उसको कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है, 5 डिफरेंस बताना है। हाईलाइट एनी 5 बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या बेनिफिट है ये बताना है। हाईलाइट एनी 5 फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। व्हाट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, किस तरीके से इसको हम कम कर सकते हैं, ये बताना है। हाउ कैन इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज्ड इफ फार्मर्स आर प्रोवाइडेड विद अ लोन? यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। हाउ कैन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज्ड इफ फार्मर्स आर प्रोवाइडेड विद अ लोन और इरीगेशन फैसिलिटी? तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। वाई डज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट नॉट हेल्प टू इन्हेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। डिस्क्राइब द 5 प्रोविजन ऑफ नरेगा। वाई डू पीपल प्रीफर टू वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर? तो इसमें आप बता सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के क्या बेनिफिट्स हैं। डिफाइन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉब्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। व्हाट कंस्टिट्यूट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन अर्बन एरियाज? वाई डू वर्कर्स इन द सेक्टर्स नीड प्रोटेक्शन? तो ये सब चीज़ें हैं। हाउ कैन वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स बी प्रोटेक्टेड? मैंने अभी डिस्कस किया था कि रूरल एरियाज में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अर्बन एरिया में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वर्कर्स आर नॉट एक्सप्लॉयटेड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? एक्सप्लेन द रीजन्स गिवन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर।
यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं वो उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। अगर आप इसी से सहमत हैं तो बताइए क्यों ऐसा आप कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, जरूर मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो ये सेकेंड चैप्टर इकोनॉमिक्स है दोस्तों, कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।